हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमित करियर अकाडमी में। दोस्तों ठीक है, जैसा कि यह आपकी सफलता के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल व संस्थान है जो कि यह जौनपुर जिले के वाजिबपुर तिराहे के पास, ठीक है, ऑफलाइन चलती है, बाकी ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म जाने रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैं विकास आप लोग को पढ़ाऊंगा, बाल विकास। ठीक है, हम सुपर टेट क्लास ले रहे हैं। कल मैंने आप लोगों से फीडबैक पूछा था, ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो लोग टेट सीटेट या कहीं पढ़े हों तो बाल विकास का पोर्शन पढ़ ही चुके होंगे। बाल विकास में जितने मैंने सिलेबस में चर्चा किया था या बात बताया था, वहाँ के आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कि बाल विकास में कौन कौन से पोर्शन आते हैं। ठीक है, वृद्धि विकास, अवस्थाएं, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहल वर्ग, ठीक है, थांडाई, पावलॉव, सीएल हल, स्किनर, बंडूरा इत्यादि जो है, कोहल वर्ग, बुद्धि, ठीक है, अवस्थाएं, शारीरिक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पेड़ा, ये सब चैप्टर आप कहीं कहीं पढ़ चुके होंगे। तो हम सुपर टेट का जो आपका शिक्षण कौशल नाम का जो है पाठ्यक्रम में, जहाँ से 10 क्वेश्चन आना तय है, जो मैंने कल आपके पाठचर्या या सिलेबस में आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज हम शिक्षण कौशल का भाग शुरू करते हैं। जी दोस्तों, कौन सा शिक्षण कौशल का शिक्षण कौशल। ठीक, इसमें जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, कितना क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक, इसी का हम एक चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है आधुनिक भारतीय समाज एवं आधुनिक भारतीय समाज एवं शिक्षा। शिक्षण कौशल में आपका यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, और जितना ये छोटा नाम लिखा गया है, इसका कई गुना इसमें सिलेबस शामिल है। यह इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें आपको, तो जब से भारत में शिक्षा की शुरुआत हुई है लिखित रूप से, या जो माना जाता है, जो समझा जाता है, जिसका प्रमाण है, जब से भारत में शिक्षा की शुरुआत हुआ है तब से लेकर आज तक शिक्षा में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उन सबको पढ़ना। ठीक, जिसका नाम ही है आधुनिक भारतीय समाज और एवं शिक्षा। मतलब इसमें समाज भी शामिल होगा और उससे संबंधित जो शिक्षा का प्रावधान हुआ है वह सभी सम्मिलित है। ठीक दोस्तों, तो इसमें हमें आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है उसको देखते हैं। इसमें हमें आपको जो भारत में शिक्षा का जो प्रमाण मिलता है, जहाँ से शिक्षा की शुरुआत होता है, वैसे आप लोग को अच्छी तरह पता होगा जो भारत नाम का यह देश है, विश्व गुरु माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें आपको इसमें वैदिक कालीन शिक्षा से लेकर बौद्धकालीन शिक्षा, ठीक है, मध्यकालीन शिक्षा, इसी को हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहते हैं। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा नहीं, ब्रिटिश कालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा, इसके पश्चात आधुनिक शिक्षा, ठीक है। फिर अब से लेकर आरटीई क्या है, एलसीएफ क्या है, ठीक है, इत्यादि बातों का इसमें समावेश किया जाएगा। इन सबको आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग को लग रहा होगा ना, ये
ग्रंथ ही है ये सब एक बड़े बड़े किताब और बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो हमें आपको संक्षिप्त करके पढ़ना है। ठीक, उन बातों को ही पढ़ना है जो हमारे शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न आने की संभावना है और जहां से हमारे आपके प्रश्न आते हैं। ठीक दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। ये जो शिक्षा प्रणाली है भारत देश की, वह कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरुआत हुआ, आज हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचा, इत्यादि बातों का इसमें हम लोग विस्तृत और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, सुनते हुए, समझाते हुए चलेंगे। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप जब भी पढ़ने बैठिएगा तो एक कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसे आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसे नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हुआ है ये कब से इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये जो वैदिक कालीन शिक्षा है उसके पहचान आपका आता है वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा इसके पहचान आता है, फिर इसके बाद आता है मध्यकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, फिर इसके पश्चात आता है, इसी को कहते हैं मुस्लिम कालीन भी शिक्षा कहते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा भी इसी को कहते हैं। ठीक, इसके पश्चात आता है ब्रिटिश कालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा, इसके पश्चात आता है आधुनिक शिक्षा, जो हम लोग इसमें अध्ययन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। आधुनिक शिक्षा ये वह देश के आजाद होने के पश्चात जो शिक्षा प्रणाली चली थी वह यह शिक्षा है। ठीक दोस्तों, तो हम इसको क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक जो होता है कि प्रत्येक में क्या क्या समय है, किसमें क्या विशेषता थी, किसमें क्या वर्ण व्यवस्था थी, किसमें थी किसमें नहीं थी, इत्यादि बातों को अध्ययन लोग करें। ठीक, जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा जो होता है अपने भारत की सबसे पुरानी शिक्षा का समय माना जाता है। यही एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो जिसका प्रमाण मिलता है, जो लिखित रूप से कहीं कहीं इसकी विशेषताओं को देखा जाता है, इसे कहते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। जबकि शिक्षा जो प्रणाली है यहाँ पे भारत देश में बहुत पहले शुरुआत हुआ है, लेकिन जिसका हमें आपको प्रमाण मिलता है, जिसका कहीं कहीं लिखित रूप मिलता है, वहाँ शुरू होती है वैदिक कालीन शिक्षा। क्यों दोस्तों, तो वैदिक कालीन शिक्षा कब से कब शुरू होती है हम लोग उसको देखते हैं। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा जो है यह ईसा पूर्व से लेकर 600 वर्षों तक यह चलती है। 600 वर्षों तक वैदिक कालीन शिक्षा चलती है। ठीक है, इसके पश्चात बौद्ध कालीन शिक्षा कब से कब तक चलती है, तो जो बौद्ध कालीन शिक्षा है यह 606वीं शताब्दी से लेकर कब तक 12वीं शताब्दी तक आपकी बौद्ध कालीन शिक्षा मिलती है। 12वीं शताब्दी, इसके पश्चात जो हम मध्यकालीन शिक्षा पढ़ते हैं या मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ते हैं, इसका समय कब से कब तक मिलता है हमें आपको दोस्तों, इसका समय मिलता है हमें आपको 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। ठीक, इसके पश्चात आ जाता है ब्रिटिश काल शिक्षा। जब अंग्रेज आते हैं हमारे देश पर राज करते हैं,
ठीक है, तो अपने फायदे के लिए, ठीक है, कि जो अपनी भाषा होता है या अपनी जो भाषा है, जब हम भारतीयों को सिखा देंगे तो अब इच्छा अनुसार उसे हम कार्य करवा सकते हैं। फिर ये आते हैं अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। भारत में 18वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक चलता है ब्रिटिशकालीन शिक्षा भारत। ठीक, इसके पश्चात आती है आधुनिक शिक्षा। कब से लेकर? देश के आजाद होने से लेकर अभी तक आपकी क्या चल रही है? आधुनिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। मतलब 1947 से लेकर अब तक जो है वह आधुनिक शिक्षा में माना जाता है। दोस्तों, यह हमारे देश में शिक्षा का क्रम, कब से शिक्षा हमारे देश में मानी जाती है, कब से इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो अपने भारत देश में जो होता है शिक्षा बहुत पहले से चल रही है, लेकिन जिसका हमें आपको प्रमाण मिलता है, जो लिखित रूप से माना जाता है, वह है वैदिक कालीन शिक्षा। तो दोस्तों देख रहे हैं, इसका क्रम इस तरीके से आपको पढ़ना है। पहले हमें आपको अपने सिलेबस में सुविधा के अनुसार सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा चलती है, ठीक है। उसके पश्चात बौद्धकालीन शिक्षा पढ़ेंगे हम लोग, फिर पढ़ेंगे मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ब्रिटिश कालीन शिक्षा जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, फिर इसमें पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा। तो जितना ये देखने में छोटा लग रहा है उतना छोटा ये है, ठीक है। इसको हम लोग विस्तृत अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न कहाँ से कैसे भूले कुछ यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसने जो चर्चा कर दिया है वैदिक कालीन शिक्षा, उसमें प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा में क्या होती है? वर्ण व्यवस्था, कितने वेद थे, वेद के प्रमाण क्या थे, चूड़ाकरण संस्कार क्या होता है, ठीक है, उपनयन संस्कार क्या होता है, ठीक है, इत्यादि बातों का हम लोग विस्तृत तरीके से अध्ययन करके पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा में आप लोग देख रहे हैं अपने भारत देश की यह एक ऐसी इकलौती शिक्षा व्यवस्था है जिसका हमें आपको प्रमाण मिलता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा में क्या है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? हमें इसमें देखिए वेदों के विषय बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन शिक्षा से संबंधित जितने वेद थे उन वेदों को थोड़ा बहुत जानना है। इसमें पढ़ना है आपको वेद के विषय में जानना है थोड़ा बहुत, ठीक है। वेद के विषय पढ़ना है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पढ़ना है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के विषय जानना है। अब इसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो जो क्रियाएं होती थी उन सबको जानना है। क्या होता है चूड़ाकरण संस्कार, क्या होता है उपनयन संस्कार, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सुविधाएं थी, क्या क्या शासन थी, क्या क्या दंड था, शिक्षा विधि क्या थी, शिक्षा का समय कितना था, इसमें वर्ण व्यवस्था क्या थी, वैदिक कालीन शिक्षा में कौन कौन से लोग थे कि शिक्षा को प्राप्त कर पाते थे? क्या हमारे समाज में उपस्थित सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते थे? नहीं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में हमारे समाज के सभी लोग शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में केवल आपके क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के लिए शिक्षा का प्रावधान था। अब इसमें भी विभिन्नता थी, इसमें भी विभिन्नता थी। क्षत्रिय के लिए अलग समय बताया गया था, ब्राह्मण के लिए अलग समय बताया गया था, वैश्य के लिए अलग समय बताया गया था। इनके वस्त्र धारण करने का जो ओथ वो भी अलग था। कोई बकरे का खाल पहनता था, कोई काले हिरण की खाल पहनता था, कोई धब्बेदार हिरण की खाल पहनता था। इत्यादि बातों का हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा में अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि कितने वेद होते हैं और उसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों बात किया जाए तो इसमें जो सबसे पुराना वेद है उससे वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, ये हमारे आपके वैदिक कालीन शिक्षा में 4 प्रमुख वेद थे
इसमें गुरुकुल प्रणाली में जो छात्र पढ़ते थे, ठीक है, वे इन वेदों का ही अध्ययन करते थे। जो एक वेद को याद करता था उसे कुछ और नाम देते थे, जो चारों वेद को ज्ञान करता था उसको कुछ नाम और देते थे, उपाध्याय कहते थे, इत्यादि नामों से इनका। अच्छा, आप ये भी जानते थे कि जो वेद है इसका कोई कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि वेद लिखा किसने, वेद आया कहाँ से, ठीक, इसका कोई कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैक्स मूलर नाम का एक वैज्ञानिक था, वह भारत आता है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करता है, तो उसे इस वेदों का पता चलता है और उसने बताया कि जो सबसे पुरानी और सबसे पहली वेद है वह है ऋग्वेद है, जिसका समय उसने बताया 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच ऋग्वेद चला। वेदों के विषय में बहुत डीपली हमें आपको नहीं जानना है, बस ये जानना है कि कितने वेद थे, ठीक है, और जो होगा हम बता देंगे। आइए अब देखते हैं फिर बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी। तो दोस्तों जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, इस समावेशी शिक्षा का नाम जो आप नाम सुने होंगे, समावेशी शिक्षा की सबसे पहली शिक्षा। अच्छा, बौद्धकालीन जो शिक्षा है वह आया कि हमारे देश में वैदिककालीन शिक्षा जब ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो बौद्धकालीन शिक्षा आने का जो श्रेय है वो आया ही क्यों? बौद्धकालीन शिक्षा जो होती है, वैदिककालीन शिक्षा में जो इसके दो भाग होते हैं, एक पूर्व वैदिककालीन शिक्षा, एक उत्तर वैदिककालीन शिक्षा। तो पूर्व वैदिककालीन शिक्षा में जो थी शिक्षा व्यवस्था उसमें ठीक ठाक चल रहा था, स्त्रियों की शिक्षा भी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिककालीन शिक्षा आती है वह ब्राह्मणवादी शिक्षा हो जाता है, ठीक है, स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था एकदम सही नहीं रहता है, क्रम उनका बिगड़ जाता है इत्यादि, इसमें कमियां आने लगी, वर्ण व्यवस्था आधारित हो गया, तब जाके जन्म होता है बौद्धकालीन शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वह 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक चली। इसके जो जनक थे वह गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और कहा जाए तो बौद्धकालीन शिक्षा जो थी यह समावेशी शिक्षा का पहली शिक्षा थी। इसमें सभी लोग समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित वर्ग में किसी वर्ग के कोई बालक बालिका है तो वह शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। अच्छा, बौद्धकालीन शिक्षा में शुरू में स्त्रियां तो नहीं थी, लेकिन बाद में गौतम बुद्ध की जो मासी लगती थी वहीं आती हैं, सबसे पहले स्त्री शिक्षा ग्रहण करती हैं बौद्धकालीन शिक्षा में। और बाद में जो होता है बौद्धकालीन शिक्षा में भ्रष्टाचार का यही कारण बनता है। तो दोस्तों जो बौद्धकालीन शिक्षा है यह समावेशी शिक्षा बहुत ही और काफी समय तक आप लोग देख रहे हैं 600 साल तक ये बौद्धकालीन शिक्षा चली। और अपने भारत देश की दुर्दशा से समझिए चाहे दोष समझिए, यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा समाप्त है। लेकिन जो विकसित देश है, जो पूरे विश्व में अपना एक स्थान रखते हैं, जैसे चाइना, जापान, नेपाल, यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा भी चल रही है। और अपने भारत देश की दुर्दशा समझिए, यहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा न के बराबर हो गया। ठीक, तो आइए इसको समझ लिए लोग। अब आते हैं मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन शिक्षा की शुरुआत या नींव तब पड़ती है जब मुस्लिम लोग आते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। भारत के जब ये समय ऐसा था, भारत को सोने की चिड़िया बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि से यह भरपूर था। पूरे विश्व में भारत का अपना एक वर्चस्व था, ठीक है, मसालों की रानी, बहुत से नामों से, सोने की चिड़िया इत्यादि नामों से जाना जाता। जब मुगल कालीन साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हुआ, जब मुगल लोग आए यहाँ पे इसको लूटना शुरू किया, यहाँ के मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ शिक्षा व्यवस्था को एकदम बिगाड़ दिया, तब जाके यहाँ पे स्थापित किए मुगल कालीन शिक्षा, इसी को मध्यकालीन शिक्षा। तो जब मुस्लिम लोग, मुगल काल लोग आए
जिसमें मोहम्मद गोरी, मोहम्मद अकबर, बहुत से मतलब ऐसे लोग थे जो प्रसिद्ध हैं। बाकी आप इतिहास पढ़ रहे हो आपको पता ही होगा, और इसमें जब पढ़ाएंगे खुद हम बताएंगे। ठीक दोस्तों, तो जब मुस्लिम लोग या मुगल कालीन लोग भारत पे आए अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, भाई जाहिर सी बात है अपने भाषा का आदान प्रदान करने के लिए, अपने भाव विचार का आदान प्रदान करने के लिए, ये अपने शिक्षा का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इसे कहते हैं मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिमकालीन शिक्षा, जिसका समय था 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यह शिक्षा व्यवस्था 600 वर्षों तक यह विचलित थी, और जब तक इस पे मुस्लिम लोग राज किए। ठीक, इसके पश्चात आता है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। 18वीं शताब्दी से लेकर कब तक चली थी? 20वीं शताब्दी तक चली थी, जब मुगल काल लोग भारत पे अपना मतलब वर्चस्व स्थापित कर लिए, लूट लिए। उसके पश्चात आते हैं अंग्रेज लोग भी आते हैं अपने देश पर शासन करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है व्यापार करने के लिए। व्यापार करते 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 वो यहाँ पर राज ही करने लगते हैं, शासन करने लगते हैं। तो शासन व्यवस्था को सुदृढ़ चलाने के लिए, बढ़िया क्रम से चलाने के लिए वो लोग अपने धर्म, अपने भाषा का प्रचार करते हैं, अपने शिक्षा व्यवस्था को भारत देश पर लागू करने लगे। तो भारत देश पे लोग आए, शासन किए, राज किए, अपने धर्म का, अपने भाषा का प्रचार प्रसार किए। उसी समय शिक्षा का व्यवस्था भी उसी तरह में आपको पढ़ते हुए आगे चल रहा है। ब्रिटिश कालीन शिक्षा चार्ल्स ग्रांट आधुनिक शिक्षा के रूप में माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट माना जाता है। इसमें कहीं न कहीं जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा में जो प्रावधान किए थे वो शिक्षा व्यवस्था आज भी चल रही है और ठीक है। जब अंग्रेज हमारे देश पे आक्रमण किए, शासन किए, तो बुराई के साथ साथ कुछ अच्छाइयां भी हमको देकर चले गए। जैसे शिक्षा व्यवस्था को उसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था से मतलब बढ़िया बना दिया इसकी व्यवस्था को, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो किसी देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ठीक, तो जैसे जितने भी विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, जितने कॉलेज की स्थापना हुआ, क्या हुआ था? हंटर कमीशन क्या हुआ था? जब आया था आपका ये चार्ल्स वुड, क्या हुआ था? और इसमें तो ये लोग कब होता है? मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। और इसके पश्चात जब हमारे देश से हमें आपको आज़ादी मिलती है सन 1947 से, तब से लेकर अब तक जो शिक्षा व्यवस्था का बदलाव हुआ, जैसे RTE 2009 क्या हुआ, NCL 2005 में आया, क्या हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले आई थी, कब आई थी? 1968 में आती है, तब क्या बात की गई थी? फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1986 ईस्वी में, ठीक है, इत्यादि बातों का। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आई है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इत्यादि बातों को हम लोग पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, क्रम अनुसार तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ आपको बता रहे थे कि आधुनिक भारतीय समाज और शिक्षा जो पहला एक यूनिट है, उसमें हमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी रूपरेखा आप लोगों ने देखी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कल से दोस्तों हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा में, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या होता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, इत्यादि का अध्ययन हम लोग करेंगे। कल छोड़िए, हम लोग आज से शुरू करते हैं वैदिक कालीन शिक्षा। 2 मिनट थोड़ा देख लेते हैं, उसके पश्चात हो जाते हैं। अगर आपको इसकी स्टार्ट लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए, हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा के विषय में क्या क्या इसकी विशेषताएं थी,
तो दोस्तों हम देखते हैं वैदिक शिक्षा की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं यह कि पहला है इसका यह निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था था। निःशुल्क शिक्षा, गुरुकुल आधारित शिक्षा, गुरुकुल आधारित शिक्षा, शिक्षा का माध्यम संस्कृत, शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा, ये सब बातों को थोड़ा देख लेते हैं। निःशुल्क शिक्षा दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा में आप लोग धारावाहिक देखे होंगे, चाहे रामायण देखे होंगे, चाहे महाभारत देखे होंगे, पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, निःशुल्क रहती थी। मतलब जो गुरु रहता था, चाहे ऋषि भारद्वाज रहे, ठीक है, और ये लोग चाहे जो लोग रहे हो, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था रहती थी। कहने का मतलब निःशुल्क तो गुरु का शिक्षा कैसे चलता था, या उनका खर्चा कैसे चलता था, जिनको पालना कैसे होता था। तो निःशुल्क शिक्षा जो राजा लोग रहते थे, कौन राजा लोग रहते थे, राजा वो दान देते थे। और व्यवसायी कौन, व्यवसायी लोग जो बड़े बड़े धनी लोग थे, व्यवसायी वो भी दान देते थे, व्यवसायी। और इसके पश्चात ये सब के अलावा जो उसमें अध्ययनरत छात्र रहते थे वे भिक्षा मांगते थे। भिक्षा, इन सब की वजह से जो अध्यापक रहते थे, जो वहाँ पे उनका जीविकोपार्जन के लिए इन सब के माध्यम से बड़े बड़े राजा महाराजा दान देते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली चलाने के लिए गुरुओं को देते थे, व्यवसायी लोग दान देते थे। इसके अलावा जो बालक रहते थे, जो अध्ययनरत छात्र रहते थे, वे लोग भिक्षा मांगते थे, ठीक है। तो इस तरीके से निःशुल्क शिक्षा देते थे। गुरुकुल आधारित शिक्षा कहने का मतलब जहाँ पे शिक्षा का केंद्र रहता था, जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, वह कैसा था, गुरुकुल आधारित। मतलब ऐसा था जो शोरगुल से दूर, मान लीजिए विद्यालय रहता था, शोरगुल से दूर रहता था, नदियों के तट पे रहता था, जहाँ का वातावरण सुखमय हो, प्रकृतिवादी हो, वहाँ पे गुरुकुल व्यवस्था किया जाता था। और यहीं पर जो इनके गुरु रहते थे, जो ऋषि रहते थे, यहीं को रहते थे, छात्र भी यहीं रहते थे, ठीक है। और इसके पश्चात शिक्षा का माध्यम हुआ था संस्कृत भाषा थी, जो अपने भाव विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम था। जैसे यह गुरु हो जाते थे, यह अध्यापक हो जाते थे, ये छात्र हो जाते थे, ठीक। ये गुरु, मान लीजिए कौन गुरु हो जाते थे, ये छात्र हो जाते थे। तो ये एक दूसरे को अपने मतलब जो शिक्षा या गुरु इनको देते थे, वो माध्यम था संस्कृत, ठीक है। तो मतलब भाव विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम या शिक्षा देने और लेने का जो माध्यम था, वो भाषा थी संस्कृत। संस्कृत जो होती है वेदों की भाषा मानी जाती है, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे वैदिक कालीन शिक्षा जो भी बातें कही गई हैं, इसके आगे वाले वीडियो में। अब तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग लग जाइए, क्योंकि चुनाव जैसे ही बीतेगा वैसे कुछ न कुछ वैकेंसी आने की उम्मीद है। इस उम्मीद को न टूटने दीजिए, लगातार अपने रूटीन बनाए रखिए, रूटीन आपको टूट न पाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी स्थान पे, ठीक है, और इसी समय पर। नमस्कार।